हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और इसी के साथ कौन से पॉइंट से किस तरीके से प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो चाहे प्री हो या मेंस हो, एज वेल एज जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके हिसाब से चीज़ें इसमें प्रस्तुत की गई है। तो आई होप ये आपको मदद करेंगी। बस आप ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी आप बने रहिए तो आपका सक्सेस निश्चित रहेगा। ओके। तो अगर कोई हमारे साथ एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहता है हमारे क्लासरूम से तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। जैसे कि आपका 2025 का स्टेट का आसाम का एपीएससी का प्री होने वाला है। तो अब से जो प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो उनके लिए ये सही समय है, एपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो। ओके, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये एकदम सही समय है कि आपको पूरा एक साल का समय मिलेगा और इस एक साल में आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो उसके लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं हमारे क्लासरूम से जुड़ के, और इसमें हम आपको फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी जो खुद भी हाईली एक्सपीरियंस्ड है एग्ज़ाम के तीनों ही स्टेजेस को लेके। देन जो भी हम क्लासेस करेंगे उसके ऊपर आपको कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो कि बेस्ड ऑन आपका सिलेबस होगा एज वेल एज जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम चीज़ें कवर करेंगे। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा फॉर प्री एज वेल एज मेंस। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी और आंसर राइटिंग में आपका ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऑल दी जीएस पेपर एंड ऐसे राइटिंग। इसी के साथ आपका इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट जो हमें एनरोल करेंगे वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। रायसेना हिल डायल्स तिलक मार्ग। तो इसमें ये इस आर्टिकल में जो हमने लगभग 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका 14 पॉइंट रेफर किया गया है बाय प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ जो आर्टिकल 142 का इन्वोकेशन हुआ आपके तमिलनाडु जो गवर्नर का केस था उसमें। तो उस आर्टिकल 142 के इन्वोकेशन के बाद क्या किया गया है कि जो आपके गवर्नर है स्टेट के और जो प्रेसिडेंट है उन दोनों ही डिग्निटरीज को एक टाइम फ्रेम बांध दी गई है 3 महीने का कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करेगी उसके ऊपर अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर जो रहेंगे उनको 3 महीने के अंदर बिल के ऊपर एक्ट करना होगा। वो अनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल जो 201 है उसके तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए बिल भेजा जाता है बाय गवर्नर कंसीडर करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास की गई है उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट भी इनडेफिनेटली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेना फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसको वैसे ही रख देना। तो उसका जो प्रोविजन है उसको आपका कर्व करने के लिए 3 महीने का टाइमलाइन प्रेसिडेंट को भी दे दिया गया है अंडर आर्टिकल 201 बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 140। और इसी के साथ जो 2 साल से लगभग 2 साल से भी ज़्यादा 10 बिल जो पेंडिंग थी तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास की गई बिल उसको डीम एसेंट मान लिया गया है। मतलब मान लिया गया है कि ये एसेंट हो गया है बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 142। तो अभी ये क्या कर रहा है, आपका एक टसल क्रिएट कर दिया है इसने बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी क्या है आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो या फिर सेंटर की एग्जीक्यूटिव हो, ओके, वो वर्क करने के लिए उनको वर्क करने के लिए क्या हो करना पड़ता है, डिफरेंट तरह के लॉ बनाने पड़ते हैं। और डिफरेंट तरह के लॉ बनाने के लिए पहले बिल आता है असेंबली में पार्लियामेंट में, उसके बाद वो आपका उसको गवर्नर का उस बिल को गवर्नर का या फिर आपका अगर सेंटर का हुआ तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। तो अगर एसेंट में डिले करेंगे पॉकेट वीटो इस्तेमाल करके बैठे रहेंगे बिल के ऊपर तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाती है।
क्योंकि गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट है। तो इसीलिए क्या करना है आपका, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 3 महीने के अंदर बिल के ऊपर डिसीजन लेना है, असेंट करना है। तो अभी क्या कर दिया गया, जो आर्टिकल 200 गवर्नर को ऑप्शन देता है और 201 प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर टाइमलाइन दे दिया गया है। अभी प्रीलिम्स के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आर्टिकल 200 एंड 201 एंड आर्टिकल 142 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मेंस में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हाल ही का जो जजमेंट है अप्रैल 8 का, इसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो आपका रिसेंट जजमेंट है इन तमिलनाडु गवर्नर्स केस, तो क्या ये जुडिशियल आपका एक्सेस है या फिर क्या ये डाइल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, तो उसमें आपको जस्टिफाई करना होगा। ओके, फिर अगर आगे बढ़ के देखें तो कौन से 14 क्वेश्चन हैं जो रेस किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो भी 14 क्वेश्चन है, इसमें 14 क्वेश्चन को हमने नहीं लिया है, इसको 4 ब्रॉड कैटेगरी में हमने थीमेटिक वे में दिखाया है। एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिशन, कि कितना डिस्क्रिशन रह सकता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का, क्या आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर को डाइल्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन पावर ऑफ एससी टू इम्पोज टाइमलाइन, तो आपका जो आर्टिकल 142 को इस्तेमाल किया गया है टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड टू पास बिल एंड टू इम्पोज टाइमलाइन, तो क्या ये सही है। देन जुडिशियल रिव्यू एंड इम्यूनिटी, अभी आर्टिकल 361 के तहत ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी है, सिविल और क्रिमिनल कोई भी केसेस इनके ऊपर नहीं ली जा सकती है। तो जो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके 3 महीने का टाइमलाइन बांध दिया गया, अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो क्या उनके ऊपर आपका एक्शन लिया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? नहीं लिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 361। ओके, 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी अब देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक डायलेमा, एक कंट्राडिक्शन देखी गई है। तो ये आर्टिकल अभी क्या है, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है jurisdictional question, आर्टिकल 131 वर्सेस आर्टिकल 131 वर्सेस 32। तो इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु ने क्या किया है, आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नर ने बिल पास नहीं किया है। तो क्या आर्टिकल 32 का इस्तेमाल होना चाहिए था या 131 का इस्तेमाल होना चाहिए था? तो आर्टिकल 131 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करे, आर्टिकल 131। तो क्या आर्टिकल 131 का इस्तेमाल होना चाहिए था या 32 का, जबकि तमिलनाडु ने 32 का इस्तेमाल किया है। ओके, देन क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 145 के बारे में। तो आर्टिकल 145 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बना सकती है कि कितने जजेस बेंच जो है केस को सुनेंगे। ओके, क्या प्रोसीजर रहेगा? तो क्या आर्टिकल 145 के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर है कि जो आपका क्या कर सकता है, 2 जजेस बेंच जो है वो आर्टिकल 142 इन्वोक कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए। तो अभी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 142, 145, 131, 32 ज़रूरी रहेंगे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके तहत, ओके, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को रेफर करते हुए, तो आपको इन सभी चीज़ों से जस्टिफाई करना होगा आंसर को। नेक्स्ट हो गया आपका आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के तहत क्या किया गया है, 14 क्वेश्चंस को रेफर किया गया है। ओके, देन आपका इसमें देख सकते हैं, और आर्टिकल 143 हो गया, 32 भी हो गया, 131 भी हो गया। ओके, देन इसमें जो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया गया बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये एक राइट मूव है। क्यों राइट मूव है, ध्यान रखिएगा कि 131 जो है वो सेंटर स्टेट के बीच में जो आपका कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु ने 32 का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आर्टिकल 154 के तहत, आर्टिकल 154 के तहत जो गवर्नर है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, इसीलिए 32 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया ये राइट मूव है, 131 राइट मूव नहीं है। ओके, 131 सीधा सीधा सेंटर स्टेट के बीच में या स्टेट स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ तो ही इसका इन्वोकेशन होता है। तो इसीलिए क्या है, आपका आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया गया, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत आता है पार्ट 3 में।
तो ये सिर्फ आपका लिमिटेड नहीं है फंडामेंटल राइट्स को लेके ही, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट को भी दर्शाता है। ऐसा कहा गया था मिनरवा मिल्स केस एंड केशवानंद भारती केस में। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो सारी एनालिसिस है ये इस बार के मेंस के लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगी और आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट रहेगी टू मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए, ओके, टू सब्सटेंशिएट थिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, ओके। आर्टिकल 142 हो गया। देन ओके, इसमें अभी क्या कहा गया है, ओपिनियन अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉसरोड्स। तो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट अचीव, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अचीव किया है। तो जो एम्बिग्विटी थी आर्टिकल 200 एंड 201 को लेके कि एज सुन एज पॉसिबल मतलब कितना समय, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है, कितना समय रहेगा, कोई क्लियरिटी नहीं है। और ना ही इसमें पार्लियामेंट ने कोई आपका अमेंडमेंट किया है कि कोई एक पर्टिकुलर समय बांध दे। लेकिन इसमें एग्जिस्टिंग एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन है। तो उसी गाइडलाइन के तहत क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि 3 महीने का समय रहेगा फॉर अंडर आर्टिकल 201 फॉर गवर्नर एंड 201 फॉर प्रेसिडेंट, ओके। और इसमें और एक चीज भी कही गई है कि 200 और 201 के तहत कि आपका ये स्पेशली 200 के तहत कि आपको जो गवर्नर साहब है उनको एड एंड एडवाइस के तहत काम करना है, ओके। तो एड एंड एडवाइस को वो आपका अगर एक बिल को एक बार आपका स्टेट असेंबली ने पास कर दिया, उसके बाद गवर्नर साहब ने रिजेक्ट किया या रिटर्न कर दिया, उसके बाद दोबारा जब पास करेंगे तो उनको उस बिल के ऊपर एक्ट करना लाजमी है, करना ही पड़ेगा, ओके। इसीलिए पॉकेट वेटो का जो टैक्टिक्स है उसको हटा दिया गया है बाय दिस जजमेंट, अप्रैल 8 का जजमेंट, ओके। और पीपल का लेजिस्लेटिव मैंडेट जरूरी है, पीपल ने चुना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपने हिसाब से, अपना जो डिफरेंट पार्टी का जो आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस की वजह से होल्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अलग है आपके सेंटर में और स्टेट में अलग है, तो इसीलिए ये डिफरेंसेस क्रिएट नहीं की जा सकती है, इससे पीपल का लॉस होता है, ओके। तो अभी प्रेसिडेंट साहब ने जो रेफर का अटेम्प्ट किया है, ये आपका क्या करता है, रीओपन करता है सेटल्ड लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसिप्लिन है उसको डाइल्यूट कर रहा है। तो इसीलिए अभी क्या है, आर्टिकल आपका 143 के जगह पे क्या करना चाहिए था, आर्टिकल 137 का इस्तेमाल करना चाहिए था। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 137 क्या कहता है, रिव्यू पिटिशन एंड क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में कहता है। अगर कोई जजमेंट किसी पार्टी को लगता है, सेंटर को लगता है सही नहीं है, तो उनको क्वेश्चन क्यों रेफर करना है, इंस्टेड क्यूरेटिव पिटिशन या फिर रिव्यू पिटिशन लगाना चाहिए अंडर आर्टिकल 137। ध्यान रखिएगा 137 में रिव्यू पिटिशन, देन रिव्यू पिटिशन अगर खत्म हो जाता है, उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, तो क्यूरेटिव पिटिशन लगाना है। तो क्यों 142 आपका जो 3 है उसका इस्तेमाल किया गया है बाई प्रेसिडेंट, तो ये क्वेश्चंस आए हैं इसमें। तो इसमें आपका ओवरऑल ये एनालिसिस के बाद मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत दूर तक सही है, ओके। आपको जो टिल्ट है आंसर का वो कोर्ट की तरफ ही रखना होगा। और एग्जीक्यूटिव के तरफ आप क्या लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है सेंटर की या फिर जो लेजिस्लेचर है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाके पहले ही टाइमलाइन बांध देना चाहिए था कि 3 महीने हो या 5 महीने या 6 महीने, कोई एक टाइम बांध देना चाहिए था। ऐसा इनडेफिनेट डिले करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, द इंग्रेडिएंट्स टू टर्न अराउंड न्यूट्रिशन आउटकम। तो अभी इसमें कहा गया है कि जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है हमारे देश में, हिडन हंगर का, माल न्यूट्रिशन का, जिसके वजह से क्या है, वुमेन के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम, चाइल्ड के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है वो भी दर्शाता है कि 57% जो वुमेन है एज ग्रुप 15 टू 49, उनके अंदर एनीमिया का कंडीशन देखा गया है, जबकि मैन के अंदर 26% है। तो इसका बहुत सारा रीज़न है, लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि जो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है या फिर अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, उसको टेकल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, टू एम्पावर वुमेन, कि वुमेन को एम्पावर करे कैसे, पहले तो आपका लिटरेसी वाइज, एजुकेशन वाइज, एंड देन सेकेंडली फाइनेंशियली। तब क्या है, न्यूट्रिशन का जो आपका माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा बहुत दूर तक। तो चिल्ड्रन 6 टू 14 ईयर्स के अंदर क्या कोर प्रॉब्लम देखी गई है, हाइपरटेंशन, फिर आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम, पोर फूड हैबिट का प्रॉब्लम। रूट कॉज इसका क्या है, ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल होना, फैटी फूड्स का इस्तेमाल किया जाना,
ट्रांस फैट का इस्तेमाल करना, लो फिजिकल एक्टिविटी का रहना और वीक फूड लिटरेसी रहना। तो इसके लिए स्कीम क्या है? पीएम पोषण है। फिर भी क्या है? गैप देखी गई है। ओके, डाइट हैवीली इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पोर बिहेवियरल चेंज लोगों के अंदर नहीं देखी गई है। फिर एडोलसेंट अगर गर्ल्स के अंदर देखे 10 to 19 ईयर्स में, तो एनीमिया का प्रॉब्लम, स्टंटिंग का प्रॉब्लम देखा गया है। इसका रीज़न क्या है? पोर डाइट है। सोशियो कल्चरल नेग्लेक्ट भी देखा गया है टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। देन लो डिसीजन पावर भी है। तो इसके लिए क्या स्कीम है? पोषण 2 है, एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। देन आउटकम गैप में क्या है? एनीमिया देखा गया है। ये स्कीम्स होने के बाद भी एनीमिया का प्रॉब्लम देखा गया है। वुमेन 15 to 49 के अंदर 57% एनीमिया का प्रॉब्लम है एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट। ओके, तो इसमें अभी सक्षम आंगनबाड़ी का प्रोग्राम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्कीम है फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। फिर भी क्या है? आपका ये प्रॉब्लम्स देखी गई है। तो इसको क्या है? टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना ज़रूरी है। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? लिटरेसी बढ़ाना। और मिड टर्म सोल्यूशन इसका क्या है? आपका मिड टर्म सोल्यूशन में एजुकेशन मिड टर्म सोल्यूशन में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना। और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है? जो स्कीम्स है उनको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करना। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, पूरा हाईली लाइकली है इन फ्यूचर के लिए। बाकी जो स्कीम है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, बाकी जो डेटा है मेंस में आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं विथ दिस डिफरेंट स्कीम। क्या कोर प्रॉब्लम है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी रहेगा। तो जो क्वेश्चन है इन जनरल पूछा जाएगा, प्रॉब्लम, इसका रूट कॉज, क्या की स्कीम है, क्या आउटकम गैप है, देन वे फॉरवर्ड में ये जो लाइन मैंने अभी कही। ओके, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, मिड टर्म में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इंश्योर करना और लॉन्ग टर्म में एजुकेशन को इंश्योर करना। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू वेल्थ। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया था, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का काम क्या है? जो डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या फिर जो एकेडमी है, जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, इनको फंडिंग प्रोवाइड करना और आपका प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशंस को इंश्योर करना इन अनुसंधान, मतलब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो या इंडस्ट्री हो। तो इसके सेक्टर में हमारा R&D करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सर्विसेज सेक्टर में तो बहुत बूम कर रहे हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में लैग कर रहे हैं। तो इन दोनों ही सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएंगी, उससे जो भी फाइंडिंग्स निकलेगा, उससे जो भी हम इनोवेशन को हासिल करेंगे, कुछ नई चीज़ें डिस्कवरी करेंगे, उनको अगेन क्या करना है? सब्सटेंशियली इन रियलिटी उसको काम में लगाना है, ताकि हम क्या कर सके, अपना एग्रीकल्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको बूस्ट कर सके, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर हो, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम काम में लगा सके और बाय 2047 हम विकसित भारत बन सके, एक पावरफुल नेशन बन सके। ओके, तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो पूछा जा सकता है R&D को लिंक करके विथ विकसित भारत, पूछा जा सकता है R&D को लिंक करके विथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पूछा जा सकता है R&D को लिंक करके विथ इंडस्ट्री। ओके, तो आज हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इंटरनेशनली लेस कम्पिटिटिव है कंपेयर टू दी वेस्टर्न नेशन, देन आपके ईस्टर्न नेशन लाइक जापान, साउथ कोरिया। तो उनके जैसे हमें डेवलपमेंट हासिल करने के लिए क्वालिटी परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने ज़रूरी रहेंगे। उसके लिए R&D का बहुत स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाना ज़रूरी है। अभी का हमारा जो R&D का स्पेंडिंग है वो 0.64% है, और आप राउंड फिगर में देखें तो 0.7% है, जो कि बाकी डेवलप नेशन से लगभग 2-3% कम है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 0.7% किसका? GDP का। ओके, तो इसमें इस गैप को फिल करने के लिए आपका ANRF जो है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना की गई है। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, ANRF के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा मेंस में और प्री में। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट अ बुक, ओके, जिसको लिखा गया है बाय श्री नगेश जी ने, जो आपके सेकंड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी रह चुके हैं। ओके, जिन्होंने लेड किया था अ मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी ध्यान रखिएगा, इस बुक से हमें क्या आपका
इंसाइट मिलता है कि जो आपका कश्मीर का प्रॉब्लम है उसके बारे में हमको एक अच्छा फर्स्ट हैंड इंसाइट मिलता है डायरेक्टली बाय आपका आर्मी पर्सन, ओके, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी के द्वारा। तो इसमें अभी जो भी चीज़ें लिखी गई है इससे आपके क्या आप इससे इंसाइट निकाल सकते हैं कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो आपका देश आज़ाद होने के बाद ही शुरू हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बहुत दूर लॉजिकल ही नहीं है कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट हो। क्यों? बिकॉज जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक प्रिंसली स्टेट था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लास्ट का आपका एक्ट पास किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसमें प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दी गई थी कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके उसके जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने पहले तो ये डिसाइड किया था कि वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, अपना जम्मू कश्मीर खुद ही चलाएंगे। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक करना चालू किया, ओके, ट्राइबल के भेस में, और जो ट्राइबल इंट्रूडर्स थे उनको भी इस्तेमाल किया। तभी क्या किया, राजा हरि सिंह के पास इतने आर्म्स एंड वेपन्स नहीं थे कि वो प्रोटेक्ट कर सके, तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, शामिल का जो आपका डील है वो साइन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और भारत के साथ शामिल हो गए अक्टूबर 1947 में। तो इसके बाद हमने क्या किया, आपके जम्मू कश्मीर को इन जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जो ट्राइबल इन्वेजन थे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपना मिशन चालू किया, और जिससे आपका फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार छिड़ गया 1947 से लेकर 1948 के बीच। उसी समय क्या है, हमने जो आपके ट्राइबल इंट्रूडर्स थे, इन्वेजन्स थे, या फिर आर्मी इन्वेजन्स थी, उसको हमने हटाने की पूरी प्रयास की और हम सफल रहे। लेकिन जो पीओके रीजन है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो अभी आपका पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो क्या है, इंटीग्रली देखा जाए तो इंडिया का पार्ट ही है, क्योंकि उसमें पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया गया है। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद जो वार हुई, वार के बाद हमने जो इंट्रूडर्स थे उनको खदेड़ दिया, आर्मी जो थी पाकिस्तान की उनको खदेड़ दिया। उसके बाद जो पार्ट रह गया हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, आपका इलेक्शंस हुआ उस समय पे, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी थी, और वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उन्होंने क्या किया, उनकी असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, वोटिंग हो गई, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इंटीग्रल पार्ट कहा वो गवर्नमेंट खुद पीपल ऑफ कश्मीर से चुनी हुई थी, जो पीपल थे, सिटीजन थे आपके उस समय के कश्मीर के, उन्होंने जो गवर्नमेंट चुना था उसने आपका उस जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसने ये डिक्लेयर किया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो इट मीन्स इंडिया का पार्ट है। ओके, तो अभी इसमें और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, अभी बस डिस्कशन इसी में होना चाहिए कि जो पीओ के रीज़न है, जो ऑक्यूपाई कर रखा है बाई पाकिस्तान, उसको हमें मिलना चाहिए। ओके, तो वो तो अभी हमें ऐसे फ्री में नहीं दे देंगे, उसके लिए हमें इन फ्यूचर क्या है, स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। ओके, और इन फ्यूचर ये हमारा ही होगा। ओके, क्योंकि ये टेक्निकली देखा जाए, आपका प्रोसीजर वाइज देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो ये हमारा ही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पाक विल यूज आईएमएफ एड टू फंड टेरर, राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने आपका जो भुज का एयरफोर्स स्टेशन है इन गुजरात, वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स है, जो सोल्जर्स है, उनसे मीट किया, और उसके बाद जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो उसमें उन्होंने जो हाल ही में पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा जो ग्रांट मिला है उसको क्रिटिसाइज़ किया, कि जो डिफेंस जो आईएमएफ का ग्रांट मिला है पाकिस्तान को, वो ग्रांट क्या करेगा, पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसमें अभी क्वेश्चन क्या बनता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, इनको जो आपका फंडिंग है उसका एथिकलिटी को इंश्योर करना चाहिए, उसका ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहिए, और उसके अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को लेके ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो जो भी मदद देती है डिफरेंट नेशंस को, उसमें उनको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने ये जो फंड मिला है वो टेररिज्म को क्या करेंगे, फंडिंग कर सकते हैं इसमें। ओके, और डिफेंस स्पेंडिंग कर सकते हैं, जबकि उनका देश में प्रॉब्लम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा गया है, तो वो चीज़ें ठीक करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, जो आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन है उनको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से
अकाउंटेबल तरीके से पैसे को हैंडल करें। ओके, और इस समय पे वार के समय पे जो एक वार का माहौल है उस समय पे फंडिंग करना ये शोभा नहीं देता है। ये सभी चीज़ें क्रिटिसाइज की गई है। ओके, देन इसमें इसी के साथ जो है प्रेज भी किया गया है बाय राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस फोर्सेस को उनकी ब्रेवरी के लिए। और देन इसी के साथ जो आत्मनिर्भर भारत है इन डिफेंस सेक्टर उसको भी दर्शाया गया है कि कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में डिफरेंट जो आपके वेपन्स इस्तेमाल किए, जैसे ब्रह्मोस हो, आकाश मिसाइल हो, ओके, फिर डीआरडीओ का रेडर हो। तो इससे क्या है, हमें एक चीज़ समझ में आई है कि हम अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस, आकाश, डीआरडीओ के रेडर्स ये सब क्या है इंडिजीनियसली डेवलप किए गए आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स है। नो डाउट इसमें आपके जो हमारे एलाइज है उनका हेल्प है, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल में रशिया का हेल्प है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी ज़रूरी रहेंगी। क्यों? क्योंकि डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन के, सेल्फ रिलायंट बन के विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि विकसित भारत हम सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप होके नहीं अचीव कर सकते, उसके लिए हमें हर सेगमेंट में ध्यान देना होगा। उसमें एक सेगमेंट डिफेंस भी आ जाता है। डिफेंस हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट हो, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है आसाम्स पॉलिसी टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड विच हंटिंग नोटिफाइड। तो हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने आपका नोटिफाई किया है कि एक्शन लेने वाले हैं अगेंस्ट आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड विच हंटिंग। तो विच हंटिंग का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है आसाम के डिफरेंट पार्ट्स में। तो उसको कर्व करने के लिए ऑलरेडी 2015 में लॉ बनाया गया है और 2018 में उसको आपका इम्प्लीमेंट भी किया गया है। मतलब वो एक्ट एनफोर्स हुआ है 2018 से। लेकिन अभी क्या है, इसका लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से 2025 में हाल ही में आपका इसके ऊपर फिर से एक्शन लिया जाने वाला है बाई स्टेट गवर्नमेंट टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी प्रॉब्लम है कि आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में ओवरऑल अगर देखें तो जो चाइल्ड है या फिर आपके गर्ल चाइल्ड है उनको जो डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन रीजन की ओर क्या किया जाता है, ट्रैफिकिंग किया जाता है। ओके, फॉर फोर्स लेबर, फॉर प्रोनोग्राफिक कंटेंट। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपकी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कैसे एक्सप्लॉइट करती है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 21 कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। फिर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये सब वायलेट होता है। तो इनको इन आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए असम गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है टू फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड विच हंटिंग। ओके, तो ये सभी चीज़ें एपीएससी में बन सकती है और ये जो आर्टिकल है ओवरऑल आपके एपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस उसमें काम में आएगा। ओके, और ये जो लॉ मैंने बताया था कि एनफोर्स किया गया 2018 से, आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। ओके, फिर आपका पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। इन सभी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके हम इन सभी एक्ट का इस्तेमाल करके जो ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है, विच हंटिंग का प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एससी स्ट्राइक्स डाउन रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो इसमें अभी मुद्दा क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट क्या करती है, बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस दे देती है कि आपकी इंडस्ट्री बन जाए, उसके बाद उनका क्या होता है, आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद लाइसेंस दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो सेंक्टिटी है एनवायरमेंट का या फिर एनवायरमेंटल लॉज का वो वायलेट होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दी जा सकेंगी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले देना होगा, उसके बाद ही इंडस्ट्री को लाइसेंस मिलेगा टू सेटअप इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या है, अभी गवर्नमेंट को अपना स्टेवर्डशिप दिखाना चाहिए इसमें, ना कि गवर्नमेंट क्या करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पहले इंडस्ट्री को बिठाए और उसके बाद क्लियरेंस दे। तो ये क्या होता है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है उसका ये वायलेशन है। तो क्लियरेंस पहले, उसके बाद
आपके लाइसेंस। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आर्टिकल मेंस में पूछा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि एक्स पोस्ट फैक्टो आपका जो प्रिंसिपल लिया जा रहा है वो आपका टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एससी ने आपका नोटिस भी दिया है सुप्रीम गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है डिफरेंट इंडस्ट्री का पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करे विथ लोकल पीपल्स पार्टिसिपेशन, देन क्लियरेंस दे फॉर एनी इंडस्ट्रियल सेटअप। ओके, तो इसमें जो दो जजेस बेंच है उन्होंने डेट ऑफ जजमेंट है 17 मई को सुनवाई की है इसका। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल एथिक्स इस लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो भी जजमेंट की समरी है वो मैंने आपको बताई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, रिवैम लैंडिंग नॉर्म्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्या है, आपके लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जबकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, पोटेंशियलिटी से भरपूर है। अभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम में देखें तो हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट आपका क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर आपका बहुत सारा फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, बैम्बो रिसोर्सेस है, फिर वीविंग इंडस्ट्री है, ओके, बेल मेटल इंडस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारे, फिर ऑर्गेनिक जो फूड है वो भी ग्रो होती है। तो इसके लिए अभी क्या है, इन सभी चीज़ों को इंडस्ट्रियलाइजेशन में तब्दील करना या फिर एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करना, उसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम ले रही है, नो डाउट। ओके, जैसे मुद्रा लोन हो, तो ये सभी आप देख सकते हैं। फिर स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या देखा जा रहा है, बैंकिंग के तरफ से जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके तरफ से जो लोन का डिसबर्सलमेंट होना चाहिए टू दी डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, वो नहीं किया जा रहा है। ओके, तो उससे क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका बैंक है वो बहुत पैसे कमाती है नॉर्थ ईस्ट रीजन से। करंट अकाउंट का सेविंग हो या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट हो, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लेंडिंग का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, जिसके लिए क्या होता है, अभी लेंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लेंडिंग नहीं हुआ, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट की सहूलियत नहीं मिली, तो वो बिजनेस को या फिर इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशली बैंकिंग का प्रॉब्लम देखा गया है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी क्या किया जा सके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, टाइमली क्रेडिट दिया जा सके, ताकि जो युवा है, जो यूथ है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। ओके, माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम ये आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आसाम यूके टाई। तो हाल ही में यूके से आपका एक डेलीगेशन टीम ने आसाम विजिट किया। तो इससे अभी इन फ्यूचर हम क्या पोटेंशियलिटी, क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कहा कि आसाम में बहुत सारी पोटेंशियलिटी है। तो अगर देखा जाए कॉलोनियल समय पे, तो जब 1826 के यान्डाबू ट्रीटी के बाद आसाम और नॉर्थ ईस्ट रीजन को एनेक्स किया गया बाय दी ब्रिटिशर्स, तो तब आपका क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिली। वो चाहे आपका कोल का इंडस्ट्री हो, ऑयल का हो, टी का हो, ओके, फिर आपका टिम्बर का हो। तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट जो आज के समय, फिर रेलवे का हो, ये डेवलपमेंट देखी गई। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी या फिर महत्वपूर्ण क्या है कि अभी जो हाल ही में डेलीगेशन आया, इससे हमें और क्या आपकी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, कौन से चीज़ों में हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पहला बात तो ये है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो हाईली एक रिसोर्स रिच रीजन है, पोटेंशियल रीजन है, और ये कनेक्ट भी करता है विथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो इसके वजह से अभी क्या है, हम यूके के सपोर्ट से क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, ग्रीन इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी ले सकते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, एग्री टेक इनोवेशंस को ला सकते हैं, फिर आपका एजुकेशन का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ओके, स्पेशली आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें। ओके, तो इससे क्या होगी, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आपके लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ आपके डिजिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में जो वीकनेस है, ग्रीन ट्रांजिशन में जो प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट में जो प्रॉब्लम है, यूथ के जो एम्प्लॉयबिलिटी में जो प्रॉब्लम है, उन सभी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये एपीएससी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।